फाइनली पाकिस्तान ने अपना टी20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या टी20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करेगा, ये मोहसिन नकवी साहब जो कि हमारे चेयरमैन हैं और प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है, उसके ऊपर बात की जा सकती है कि इस स्क्वाड के अंदर कौन-सी खामियाँ हैं और कहाँ पर एडवांटेजेस होंगे और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इस स्क्वाड से निकाला गया और क्या फ़र्क है इस स्क्वाड में और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें जिस प्लेयर के साथ ज़्यादती हुई है, या जिस प्लेयर को इस स्क्वाड से रिलीज़ किया गया है, वो है वसीम जूनियर। नो डाउट वसीम जूनियर के हवाले से हमारे कोच माइक हैसन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बेस्ट डेथ ओवर्स का बॉलर है वो वसीम जूनियर है। लेकिन अब आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया था, उसमें वसीम जूनियर थे। और अब आपने जब ये टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस किया तो अनफॉर्चुनेटली आपके वसीम जूनियर इस स्क्वाड में नहीं है। स्क्वाड में आने से पहले अल्लाह पाक से ये दुआ है कि जो स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, जो 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेलेक्ट किया है, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो, याकूब जावेद साहब हो, मेरी और पूरे पाकिस्तान की ये दुआ है कि ये स्क्वाड अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दे और अपने इन 15 से अच्छी प्लेइंग 11 बनाई जाए और ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में एक अहम किरदार अदा करे। एट द एंड ऑफ द डे वी वांट पाकिस्तान क्रिकेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप, डज़न्ट मैटर व्हिच वन इज़ प्लेइंग एंड व्हिच वन इज़ नॉट प्लेइंग। बट रियलिटी चेक करते हैं थोड़ा-सा कि इस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान ने कितने प्लेयर्स सेलेक्ट किए, कितने स्पिनर्स हैं, कितने फास्ट बॉलर्स हैं, ओपनर्स कौन से होंगे, मिडल ओवर्स के बैट्समैन कौन से हैं, मिडल ऑर्डर में आके ऑलराउंडर्स कितने हैं और किस प्लेयर की जगह बंदी थी जिसको नहीं सेलेक्ट किया गया और कौन विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो टोटल बैटर है वो 2 ही हैं, जिनमें बाबर आज़म और फ़खर ज़मान है और अनफॉर्चुनेटली दोनों की फॉर्म इस वक्त नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये बात करेंगे कि कल सिनेरियो मैच के अंदर बाबर आज़म ने परफॉर्मेंसेस दी, शाहीन को 20 रन्स पड़े, इसका स्तर 48 बॉलों पे 70-75 रन्स की इनिंग खेली। तो आपको ये बताते चलूँ कि वो एक सिनेरियो बेस्ड मैच था और उसके अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया था कोचेज़ की तरफ से कि आपने इतने ओवर्स के अंदर इतने रन्स करने हैं और अगर आपको ये भी बताता चलूँ कि उस मैच के अंदर शाहीन ने 3 मरतबा बाबर आज़म को आउट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आई, क्योंकि लोग बाबर आज़म को रन्स करते हुए और स्कोर करता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन उस मैच का दूसरा रुख ये है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आया, कि शाहीन शाह अफरीदी ने 20 रन्स तो खाए 1 ओवर के अंदर, लेकिन वहीं पर 3 मरतबा आउट करने के अंदर भी कामयाब हुए। ये 2 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, जो कि पाकिस्तान के इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान के विकेट कीपर्स की बात की जाए तो साहिबजादा फरहान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे और उस्मान खान। देखिए, उस्मान खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि आपने उस्मान खान को कैरी किया तो क्या परफॉर्मेंसेज़ है? तो कोच का ये कहना था माइक हैसन का कि उस्मान खान ने जब से टीम के अंदर वापस आए हैं, टी20 2024 का वर्ल्ड कप भी खेला था, उसके अंदर फ्लॉप रहे, लेकिन उनका ये कहना था कि जब से वो वापस आए हैं, तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज़ दी और मैच को फिनिश करके आए। इट डज़न्ट मैटर उनसे बड़े रन्स नहीं आए, लेकिन एक एंड सँभाल के रखा है और मैच फिनिश करके आए और इस चीज़ को बहुत अहम गिना जाता है। अच्छा जी, अगर उनकी मैच फिनिशिंग इनिंग्स देखी जाए, 1 में 7, 1 में 4 और 1 में 3 इस तरह मतलब डबल फिगर्स के अंदर भी उनका रन्स नहीं है, जिन मैचेस को वो फिनिश करके आए हैं। लेकिन अल्लाह करे कि वो इस टी20 वर्ल्ड कप में कुछ परफॉर्मेंसेस दे दें मिडल ओवर में। फिर हमारे सेकंड विकेट कीपर की अगर बात करें, ख्वाजा मोहम्मद नाफिक को सेकंड विकेट कीपर कंसीडर किया जा रहा है। और कोच का ये कहना है कि उस्मान खान ने हमें अपनी विकेट कीपिंग से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, लेकिन हमें इतनी उम्मीदें नहीं थी कि जितनी जितनी अच्छी उन्होंने कीपिंग की है। तो मतलब आपके पास कोई भी प्रॉपर कीपर नहीं है और इसका कसूरवार सिर्फ पीसीबी है कि उन्होंने कोई भी प्रॉपर कीपर बनाया नहीं। तीसरे नंबर पे आपके साहिबजादा फरहान विकेट कीपर हैं और क्वेश्चन जब हुआ कि आप 3 विकेट कीपर को लेके जा रहे हैं, तो कोच का ये कहना था कि ख्वाजा मोहम्मद नाफिज़ सेकंड विकेट कीपर होंगे और साहिबजादा फरहान जो है वो विकेट कीपिंग के लिए ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है या उनका थोड़ा-सा इश्यू है इंजरी का भी कि वो विकेट कीपिंग उस लिहाज से नहीं कर सकते। दैट्स द ओनली रीज़न कि जिस वज़ह से उनको विकेट कीपिंग के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान के पास 4 से 5 ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सलमान अली आगा खुद कप्तान है, जिससे ये चौथे नंबर के ऊपर इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप में हमें खेलते हुए नज़र आएँगे। अपने लास्ट 3 मैच के अंदर ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 40 प्लस रन्स किए थे 12 बॉलों के ऊपर। उसके बाद आपके पास नईम अशरफ हैं, जिन्होंने एशिया कप के फाइनल के अंदर अच्छी बॉलिंग करके पाकिस्तान को मैच निकाल के दिया था। विद द बॉल शुरू में विकेटें लेकर पाकिस्तान को उस मैच के अंदर बने रहने की एक ताकत दी थी। अभिषेक शर्मा की बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए थे। फिर आपके पास मोहम्मद नवाज़ द मैच विनर जब से टीम के अंदर वापस आए हैं, विद द बॉल, विद द बैट कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें और आपके प्लेइंग 11 का एक प्रॉपर और एक परमानेंट मेंबर माने जाते हैं और उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर भी उनसे कोई इसी तरह की परफॉर्मेंसेज़ मुतवक्के हैं। फिर आपके पास साइम अयूब है, साइम अयूब जिनको हमने एज़ अ बैट्समैन सेलेक्ट किया गया था और उनसे विद द बैट परफॉर्मेंसेज़ की उम्मीद रखी जा रही थी, लेकिन एशिया कप के अंदर हमने देखा साइम अयूब ने बॉलिंग की और जिस तरह की अब उन्होंने बॉलिंग की है, आई थिंक उनके भी 2 से 3 ओवर बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कैप्टन सलमान अली आगा के लिए और साइम अयूब को भी अब एज़ एन ऑलराउंडर देखा जा रहा है, ना कि एज़ एन ओपनर। उसके बाद आपके पास बॉलर्स की बात करें तो आपके पास 2 फ्रंट लाइन
लेग स्पिनर्स कह लें, मेन स्पिनर्स कह लें, या बॉलिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पिनर्स की अगर बात करें तो इब्रार अहमद और उस्मान तारिक जो कि अभी रिसेंट पास में आपके हैट्रिक करके आए हैं। और वहीं पर अगर अबरार अहमद की बात करें तो आपके पिछले 2 ढाई 3 साल में अगर प्रॉपर एक स्पिनर अगर देखा जाए पाकिस्तान की टीम में, तो वो अबरार अहमद ही हैं, जो कि अब सीनियर मोस्ट माने जाते हैं पाकिस्तान की टीम में स्पिनर्स को लीड करते हुए। फिर आपके पास अगर बॉलर्स की बात की जाए, फास्ट बॉलर्स की, तो उनमें शाहीन शाह अफरीदी पेस बैटरी को मैनेज करेंगे। साथ आपके पास नसीम शाह हैं, जो कि आगे ऊपर से अच्छी बॉलिंग करना चाहते हैं। फिर आपके पास सलमान मिर्ज़ा, जो कि शाहीन का बैकअप भी है। और इन तीनों को सेलेक्ट करना और इनको वसीम जमील के ऊपर तरजीह देने की रीज़न ये दी गई है कि ये तीनों ऐसे बॉलर्स हैं जो कि मिडल ओवर्स में भी बॉल कर सकते हैं, जो कि लास्ट ओवर्स में भी बॉल कर सकते हैं, और जो कि ऊपर के मतलब कि पावर प्ले के अंदर भी बॉल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों को सेलेक्ट किया गया। और वसीम जमील की इसी वजह से जगह नहीं बनी कि वो मिडल में या एंड में तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अगर उनको शुरू में से आज़माया जाए तो शायद उनके लिए ऊपर आके बॉलिंग करना मुश्किल होगा। और जिस तरह की कंडीशन श्रीलंका की हैं, तो कोच का ये कहना था कि हो सकता है कि हम मे बी प्रोबेबली 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएँ, तो हमें ऐसे 2 फास्ट बॉलर्स चाहिए होंगे प्लेइंग 11 के अंदर, जो कि तीनों फेजेज़ के अंदर जो है वो खेल सकते हैं। और नो डाउट कि वसीम जो है कोई बहुत बुरे बॉलर नहीं हैं, उनकी भी परफॉर्मेंसेज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम इस कंडीशन को देखें, तो शायद वसीम जूनियर की जगह नहीं बनती थी, जिसकी वजह से हमने उनकी जगह पर नसीम शाह को ऑब्वियसली सिलेक्ट किया। पाकिस्तान का ये स्क्वाड हो गया। और एक और बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये हुई थी कि बाबर आज़म को 1 डाउन या 2 डाउन देखा जा रहा है। बाबर आज़म आपके ओपनर नहीं है। माइक हैसन का ये कहना था कि बाबर आज़म को हम एज़ एन ओपनर नहीं देख रहे। बाबर आज़म हमारे प्लान्स में कुछ और हिस्सा करेंगे, और बाबर आज़म को हम ऐसे देख रहे हैं कि अगर कोई लो स्कोरिंग मैच होगा तो हमें ये कॉन्फिडेंस होगा कि बाबर आज़म अगर हैं तो उस मैच को निकालने में कामयाब होंगे, और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो बाबर आज़म के अराउंड सर्कुलेट करेंगे। और दैट्स अ गुड थिंग कि बाबर आज़म जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, या जिस किस्म की इनिंग्स वो आज तक अपनी ज़िंदगी में खेलते आए हैं, जितना उन्होंने क्रिकेट को खेला है, वो इसी तरह की इनिंग्स खेलते हैं विद द बैट, और कंसिस्टेंटली रन्स करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता था उनके स्ट्राइक रेट में। अल्लाह करे कि वो अपने इस स्ट्राइक रेट के मसले को जल्द से जल्द हल कर सकें या बेहतर कर सकें। और मेरी उम्मीद होगी कि बाबर आज़म अपने इस आखिरी, अगर उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होता है, तो इस वर्ल्ड कप के अंदर कुछ ऐसा कर जाएँ कि उनके लिए जो जितना भी क्रिटिसिज़्म हो रहा है वो सब खत्म हो जाए, और अपनी इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज़ की बेस के ऊपर लोग उनकी फिर तारीफ़ें करने लगें। ओवरऑल पाकिस्तान का स्क्वाड देखें तो बहुत बुरा स्क्वाड नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी मिडल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। आपने अब्दुल समद को तैयार किया, आपने उस्मान इरफान खान नियाज़ी को तैयार किया, आपने हारिस को मिडल ऑर्डर में ट्राई किया, उसके बाद आपने जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज़ को ओवर्स में तैयार किया, जिसने चौथे नंबर पे आके फिर कंसिस्टेंटली रन्स की। एक छोटा-सा बुरा पैच आया और आपने इन चारों को बाहर निकाल दिया, और कहा यह जा रहा था कि अब्दुल समद जो है वो अपना हसन नवाज़ की रिप्लेसमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको चांसेस दिए बगैर अब टीम से बाहर कर दिए गए, और अब आपका मिडल ऑर्डर का पता है कौन बैट्समैन है? आपका मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है शादाब खान। जो क्या है एक ऑलराउंडर हैं, जिनका प्रॉपर रोल विद द बॉल है, लेग स्पिनर, लेकिन वो बैटिंग किसी दिन कर सकते हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट से करते हैं, जिसकी वजह से उनको मिडल ऑर्डर में खिलाया जाएगा। और आपका दूसरा मिडल ऑर्डर का पक्का बैट्समैन पता है कौन है? वो है फ़खर ज़मान, क्योंकि आपके पास ओपनर्स में फ़खर की जगह बनती नहीं है। फ़खर का आईएलटी टी20 बुरा गया, फ़खर की टी20 के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंसेस रिसेंट पास्ट में चल नहीं रही। लेकिन क्या करें, अब एडजस्टमेंट तो करनी है, बाबर की भी करनी है, फ़खर की भी करनी है, आयरा को भी मिडल में खिलाना है, उस्मान खान को भी खिलाना है। शाइम और फरहान ओपनर करेंगे, ख्वाजा नाफे कहाँ खेलेगा? पाकिस्तान का प्लेइंग 11 बनाना बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक ये शाइम और फरहान के साथ जाएँगे, तीसरे पे बाबर, चौथे पे आगा, पाँचवें के ऊपर आपके उस्मान खान, छठे पे आपके आएँगे शादाब, सातवें पे नवाज़, आठवें पे फ़हीम, 9वें, 10वें और 11वें पे आपके नसीम, शाहीन और इब्रार या उस्मान तारिक में से एक आ जाएगा, और नसीम, शाहीन में से शायद एक आधा कोई सलमान मिर्ज़ा को रिप्लेस करेगा। ये आपकी प्लेइंग 11 बनती है। फ़खर ज़मान की इस प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। होप सो कि वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको एज़ एन ओपनर ही देख रहा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि अगर साइम और फरहान में से कोई परफॉर्मेंसेज़ नहीं देता, तो फिर उनको रिप्लेस करेंगे ख्वाजा मोहम्मद नाफे, जो कि ऊपर से आके अच्छी इनिंग खेलने की काबिलियत रखते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने की काबिलियत रखते हैं। वहीं पर अगर फ़खर ज़मान की बात करें, अगर फ़हीम अशरफ का रोल कम होता है, क्योंकि अब शादाब भी आ गए हैं वापस, वो भी एक लेग स्पिनर है, वो भी बॉलिंग करेंगे, और हमने देखा है रिसेंट पास्ट में कि फ़हीम अशरफ की बहुत ज़्यादा बैटिंग या बॉलिंग आती नहीं है। और अगर एक आधा ओवर उनको कराने का मौका मिलता भी है, तो उनके अंदर उनको 18-15 रन्स पड़ जाते हैं। तो क्यों ना उनकी जगह एक प्रॉपर बॉलर या प्रॉपर बैट्समैन को खिलाया जाए। तो अगर प्रॉपर बॉलर की बात करेंगे, फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया जाता है, तो फिर आप शायद एक और स्पिनर को देखें, जो कि उस्मान तारिक होगा। तो मीन आप 2 स्पिनर्स, ज प्रॉपर स्पिनर्स और 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपने अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ देखनी है और अपने पास एक बैट्समैन ऐड करना है, तो फिर आपके पास फ़खर ज़मान की ही ऑप्शन बनती है कि जिसको आप मिडल ऑर्डर में छठे नंबर के ऊपर या 5वें नंबर के ऊपर ट्राई कर सकते हो विद उस्मान खान एज़ अ विकेट कीपर। वहीं पर अगर उस्मान खान
विकेट कीपरिंग में कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज़ नहीं दे पाते, जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर भी और उनकी परफॉर्मेंसेज़ अप टू द मार्क नहीं रहती, तो फिर शायद ये ख्वाजा मोहम्मद नाफे को भी मिडल ऑर्डर के अंदर टेस्ट कर सकेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको ये स्क्वाड कैसा लगा? आपके हिसाब से इस स्क्वाड के अंदर क्या चेंजेज़ होनी चाहिए थी और किस प्लेयर को इस स्क्वाड में होना चाहिए था? क्या वसीम जूनियर वाक़ई एक अच्छी चॉइस थी या नसीम शाह को उसके ऊपर तरजीह देना पाकिस्तान के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।